होमवर्क ट्राई किया? क्या था बेटा? एक तो ये क्वेश्चन था, ये था, और कुछ था क्या? नहीं, दो और थे इसके बाद ना। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन था, क्या कह रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो ही तो धागे हैं ना बेटा? दो ही धागे हैं, इस धागे में एक टेंशन होगा, इस धागे में एक टेंशन होगा, ये हमें निकालना है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? ये वाला फोर्स यहाँ पे क्या जो वेट होगा, क्या वो 3G होगा? यहाँ पे टेंशन की अगर बात करें तो ये ऐसा होगा, साथ ही साथ इसका भी कुछ होगा, दैट विल बी 2G। तो क्या ये 3G को सपोर्ट करेगा? देखो, इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सेलरेट करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। इंटरनल नेट मतलब नेट फोर्स में वो काउंट नहीं होगा। एक्सटर्नल को हम, ये 3G है और ये 2G है, और ये क्या करेगा? मतलब मास md है तो m के साथ होगा ना, हमने वैल्यू तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2mg, और यहाँ पे क्या होगा? 3mg, और यहाँ पे क्या होगा? mg। यही होगा। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो ये वाला ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और ये वाला क्या करेगा बेटा? नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। अगर यहाँ पे मैं टेंशन को T मान लूं तो इसमें हमारा टेंशन क्या हो जाएगा? T डैश हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालने के लिए कहा जाए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक तरफ वाले जो फोर्सेज हो, सपोर्टिंग फोर्स है, 3mg प्लस 2mg सपोर्ट करेंगे, और ये mg उनको अपोज करेगा। यही है। तो दिस कैन बी रिटन एज 3mg प्लस 2mg माइनस mg अपॉन 6m। वेरी गुड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 और 1 4, तो 4mg अपॉन 2/3g, 4mg अपॉन 6, यही आएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6m होगा। ठीक है, तो क्या ये 1m कैंसिल आउट? तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g/3। क्या बेटा समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आवाज क्लियर है? बोल दो। तो यही आएगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे निकालना, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। दूसरी बात, अगर आपको टेंशन निकालना है तो अगर B और C में टेंशन निकालना है तो आप किसी भी ब्लॉक C को ले लो। ब्लॉक C, अगर आप ब्लॉक C पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो सोच के देखो, क्या ब्लॉक C पे नीचे की तरफ हमारा एक्सेलरेशन है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो 3mg माइनस T इज इक्वल टू 3ma। सही है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 3mg माइनस T इज इक्वल टू 3ma, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2g/3। क्लियर है? तो दिस कैन बी रिटन एज 3m into a की वैल्यू है 2g/3। तो ये वाला 3 इसको कैंसिल कर लेगा, क्या बचा? 2mg। तो T इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? T इज इक्वल टू ये 3mg था, यहां से इधर आके 2mg, ये घट जाएगा, एंड दिस T इज इक्वल टू क्या? सही है? बोलो। अगर ब्लॉक ए पे देखें तो T डैश निकलेगा। बोलो। तो अगर आप ब्लॉक ए पे लेके चले, या किसी एक को ले सकते थे, तो ब्लॉक ए पे क्या होगा? ऊपर वाला ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो क्या हम T डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma। देखो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे T डैश माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। की वैल्यू क्या है बेटा? 2g/3। तो T डैश इज इक्वल टू mg प्लस 2mg/3, दैट विल बी T डैश इज इक्वल टू mg प्लस 2mg3। क्या हम इसको 5mg/3 लिख सकते हैं? देखो ध्यान से। तो T डैश इज इक्वल टू mg प्लस 2mg/3, दिस कैन बी रिटन एज 5mg/3। क्या आप लिख सकते हैं इसको? कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन बोलना पड़ेगा भाई। अरे आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट जो होमवर्क था ये था, ट्राई किया? यस सर। कितना आया? 4/3 and 328/3। किधर की तरफ? 2 वाला नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? नीचे जाएगा। अच्छा, अगर मैं उल्टा मान लूं तो क्या होगा? मुझे पता तो है नहीं कौन किधर जाएगा। अगर मैं उल्टा मान लूं, एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा। एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा। वेरी गुड। जैसे मान लो कि अगर इधर माना तो 4 आया, इधर मानते तो -4 आ जाता। तो इधर मान के किया और माइनस आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन मेरा उल्टा है बट मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्लियर है? तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात
नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर की तरफ जो फोर्स आएगा क्या 2g sin 37। Yes, sir. तो अगर आप इसकी बात कर ले, चलो मैं F1 मान लेता हूं, और इसकी बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, F2 हो जाएगा, दैट इज 1g sin 53। सही है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने इतना लिख लिया। यहाँ पे टेंशन की बात करेंगे तो ये टेंशन इसको इधर के तरफ और ये इसको इधर के तरफ, यहाँ पे भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं, ऑल्दो उसका कोई खास फायदा है नहीं क्योंकि पूछा नहीं है। क्लियर है? तो अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2g sin 37। सही है, तो 2g का मतलब क्या हो गया, 20 sin 37 का मतलब क्या हो गया, 3.5। तो यहाँ से मतलब ये कितना 12 न्यूटन, ऐसा यूनिट है। F2 की अगर बात करी जाए तो F2 इज इक्वल टू g sin 53। याद करो, Yes. बताया है, तो g की वैल्यू 10 इंटू 4/5। ठीक है, तो g इंटू 4/5 तो क्या आ जाएगा बेटा, तो इधर से आ गया 8 न्यूटन। तो इतना तो पता चल गया कि अगर इधर की तरफ ज्यादा है तो ये इधर एक्सेलरेट करके लेके जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गलती से आप मान लेते उल्टा तो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, सोच के देखो। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई टोटल मास। यही कहानी होती है। तो यहाँ से हो जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है बेटा, 2 + 1 3। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 12 माइनस 8 4 अपॉन 5 ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 + 1 है ना, 2 + 1 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 आ रहा है क्या, बोलो बोलो, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बोलना पड़ेगा ऑनलाइन, बोलिए। यस सर। अब आप किसी भी एक ब्लॉक को ले लीजिए, 1 kg वाले ब्लॉक के लीजिए। 1 kg वाले ब्लॉक पे आप क्या कर लीजिए, फोर्स बैलेंस करिए। तो 1 kg ब्लॉक लीजिए, 1 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ F2, ऊपर की तरफ कौन ज्यादा, T, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे T माइनस F2 इज इक्वल टू ma, यानी 1 into a। सही है, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपको पता है 4/3 प्लस F2, और F2 की वैल्यू क्या है बेटा, 8। तो इधर से कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 4 28 अपॉन 3 न्यूटन। क्या है, सही आ रहा है? समझ गए? बोलो। अगर आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट देखेंगे तो सब एक जैसा है, थोड़ा मेहनत करना है सब में, बेसिक्स लेकिन आपका नहीं हिलेगा। बेसिक्स पे आपको चिपके रहना है ना, बेसिक्स नहीं छोड़ना है। बेसिक्स छोड़ दोगे सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है? या सवाल हम कर ही नहीं पाएंगे। तो बेसिक्स में आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बोलो बेटा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या था, हाँ इस पे एक ये तो हमने किया था लेफ्ट वाला। क्या सेम तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं? यहाँ बोला कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्विंग बताना है आपको। तो आपके पास दो तरीका है ना। एक्सेलरेशन स्विंग का अकेले थोड़ी होगा, अगर स्विंग एक्सेलरेट करेगा तो आदमी भी एक्सेलरेट करेगा। पिछले क्वेश्चन में इसको अगर मैं ओवरऑल एज अ सिस्टम मान लूं तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या था, इक्विलिब्रियम में था, कह सकते हैं। बट यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ पेंटर इन द स्विंग बाय द साइड ऑफ बिल्डिंग व्हेन द पेंटर पुल्स इन a string then force applied on the surface is 450 न्यूटन। ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर है बेटा? जो सरफेस के बीच में लगता है वही तो नॉर्मल रिएक्शन है। उन्होंने कह दिया कि फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस, तो जो मैं सरफेस पे लगा रहा हूँ सरफेस उतना ही मेरे पे लगाएगा और उसी को तो नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन है। Whereas weight of painter, बेटा अगर weight of painter दिया है तो पहले तो ये समझिए कि mass of painter दे दिया गया, कितना 100 kg, तभी तो weight आपका कितना लगेगा 100 g लगेगा। समझ रहे? ये इसका मास है। फिर कह रहा है weight of swing, यानी mass of swing भी दे रखा है, mass of swing दे रखा है कितना 25 kg। क्लियर है? तो ये दो चीजें तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन किए, थोड़ा नाम बदल दिया, बोला एक्सेलरेशन बताना है भाई। 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में,
वही पीछे वाली कहानी ले लें, पीछे जैसा, या आप अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। चलो मैं पेंटर पे अलग एफबीडी बनाऊं, तो पेंटर को अगर लिया गया, चलिए इधर की तरफ मैं पेंटर ले लेता हूं, है ना, ध्यान से सोचना, पीछे मैं उसको मैन और लिफ्ट कह रहा था, या मैं पेंटर को ले लूं। तो अगर आप पेंटर को ले लेंगे तो पेंटर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है? पेंटर का अपना खुद का वेट होगा, नीचे की तरफ कितना होगा बेटा? 1000, क्योंकि सवाल ने तो कहा है। पेंटर के अपने ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होंगे, कितने होंगे? 450। क्या हमारा ये जो टेंशन, जो धागा बंधा हुआ है, उस पे टेंशन भी होगा T। क्लियर है? एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन कुछ कहा है क्या? बोला द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द पेंटर इन स्विंग बाय द साइड ऑफ बिल्डिंग व्हेन द पेंटर पुल्स इन स्ट्रिंग। जब पेंटर धागे को खींचेगा तो खींचने पे किधर जाएगा? वो ऊपर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये धागा खींचेगा तो धागे की लेंथ कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कहाँ जाना पड़ेगा? सोच के देखो, जब हम खींचते हैं तो धागा कम होगा, हम ऊपर जाएंगे, जब छोड़ेंगे तो धागा, तो इसका एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, यही एक्सेलरेशन तो निकालना है। क्लियर है? क्या लिखोगे इसमें? 450 प्लस T माइनस 1000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे 450, बोलो समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 450, जगह छोड़ा है क्या? नहीं, तो इतने में सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 450 प्लस T माइनस 1000 इज इक्वल टू 100A। ठीक है, मतलब आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं T माइनस 550 इज इक्वल टू 100A, लिख सकते हैं। तो T माइनस 550 इज इक्वल टू 100A। लेटर से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, लेटर से अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एज अ होल लेके चलूं, आप सिर्फ स्विंग भी ले सकते थे। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो नीचे की तरफ कितना फोर्स है पूरे सिस्टम पे? 1250। वेरी गुड, 1250 न्यूटन, क्योंकि दोनों का खुद का वेट लगेगा। और ऊपर की तरफ कितना है? 450 नहीं, वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 450 नहीं लेना है। 2T कितने है? नॉर्मल नहीं लेते हैं ना बेटा, वो तो इंटरनल है। आदमी इसको धक्का दिया, इसने आदमी को धक्का दिया, तो घर की बात हो गई। हमें तो पूरे घर की बात अलग से नहीं देखनी, मतलब घर के अंदर क्या हो रहा है हमें देखना ही नहीं है। हम तो इसको एक सिस्टम मान लिए, इसने ऊपर दिया, इसने नीचे दिया, वो खत्म। हमें इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो एक T लगेगा और एक, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना? याद करो ना पीछे वाले में जो किया था, इसमें हमने क्या किया था? ऊपर वाला 2T इज इक्वल टू दिस, नॉर्मल थोड़ी ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप चाहे तो स्विंग के लिए अलग से लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2T माइनस 1250, दूसरा क्या हो जाएगा? 2T माइनस 1250 इज इक्वल टू कितना? बोलो, 2T माइनस 1250 इज इक्वल टू, इनका मान कितना? 125। वेरी गुड, क्योंकि 100 kg उस पेंटर का और 25 kg स्विंग का, तो दिस विल बी 125A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है क्या? समझ गए? क्या मैं यहां से T निकाल के उसमें रख दूं, या मैं उसको 2 से डिवाइड करके, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं? सोचो, अगर T यहां से मैं निकालूं तो हमें क्या निकालना है? हमें एक्सेलरेशन निकालना है। T तो चाहिए नहीं। T अगर नहीं चाहिए तो मैंने यहां से क्या करा, यहां पे T इज इक्वल टू क्या? 100A। चलो मैं इसको एक लाइन और लिख लेता हूं इक्वेशन 1 के लिए, क्योंकि उसमें T तो रखना है। तो T इज इक्वल टू क्या बेटा? T इज इक्वल टू 100A प्लस 550। लेटर से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रखूं इसमें? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, आप डायरेक्टली कर सकते हो, 100A माइनस 550 माइनस 1250 इज इक्वल टू 125A। किसी को कोई डाउट? इक्वेशन सॉल्व करना है ना अपने को, तो मैंने T की जगह इसको रख दिया। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 200A माइनस 1100 माइनस 1250, बहुत बड़ा आ जाएगा यार। कुछ गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, और यहाँ पे माइनस है।
इज इक्वल टू 125a। चलो 125a को इधर लेके आओ, तो 200 माइनस 125 75a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था बेटा 150 माइनस में था, उधर जाके क्या हो गया प्लस 150, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? आप चाहे तो स्विंग का और पर्सन का ले सकते थे, आप चाहे तो ओवरऑल और पर्सन का ले लिया, आप चाहे तो ओवरऑल और स्विंग का ले लेते, कुछ भी लेके जा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए बेटा ऑनलाइन। यस सर। क्या सेम कहानी पीछे करी थी, आदमी के ऊपर नॉर्मल निकाला था, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस केस में हमने कहा था कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये स्टैटिक कंडीशन पे रेस्ट में है, बोला था स्टेशनरी है, मतलब ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब कह दिया ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टूटी ज्यादा होगा ना बेटा वेट से, हमने वहां पे इस तरीके से कहा। किसी को कोई डाउट? बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। आज क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, जो भी थ्योरी आएगी पीडीएफ आपको मिलेगा, कोशिश करेंगे वहां से लिखने की, स्पीड थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने का मतलब वो लिखने वाला टाइम थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि सिलेबस का फिर बड़ा ये होगा, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी बेटा। क्लियर है? चलिए आज कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 4। बेसिकली पहले वाले में थोड़ा सा और एडेड पार्ट था, जो कुछ काम का तो कुछ खास नहीं था, फंडामेंटल फोर्सेस वाली बात करी थी, याद आया? तो अगर इफेक्टिवली बात करें तो ये चौथा लेक्चर। अभी तक हमने किसके ऊपर क्वेश्चन करे? नॉर्मल रिएक्शन कर लिया, टेंशन निकालना सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अलग तरीके के फोर्सेस मिलेंगे, लेकिन अभी हमको टेंशन पे ही जाना है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा कैसा रोप होगा? मासलेस। अभी तक जितने कर रहे थे वो कैसा था? मासलेस। और मासलेस में हर जगह पे टेंशन क्या होगा? सेम होगा। बट मैसिव में हर जगह टेंशन सेम हो, मतलब हर जगह टेंशन सेम हो सकता है, कहीं अगर एक्सेलरेट ना करे फिर तो टेंशन सेम होगा, अदरवाइज टेंशन हर जगह अलग अलग होगा। तो हम सवालों के साथ ही इसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। मैं अप्रोच बता रहा हूं मैसिव को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला? अ थिक यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, यहां से हमने क्या किया, यहां से एक थिक रस्सी को, रोप को इस तरीके से हमने लटका दिया। ऐसे ही कुछ है? ये रोप है, ऐसे ही है ना बेटा? ये रस्सी है। अब जब इस रस्सी को, जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब पतला मोटा, कहीं ज्यादा मास कहीं कम मास नहीं, एक जैसा मास हर जगह सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। क्लियर है? तो ये यूनिफॉर्म है, इसको हमने इस तरीके से लटका दिया। तो सोचो रस्सी का खुद का मास है ना, तो रस्सी का अपना मास क्या रस्सी को नीचे खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मास है। मेरी बात समझ रहे हो? पीछे जो हमने देखा था उसमें रस्सी का कोई मास नहीं होता था, तो वो अपने आप को खींचने की कोशिश नहीं करता था। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो इसका लेंथ क्या है? L है, और इसका मास क्या है बेटा? कैपिटल M है, टोटल मास। क्या कहा गया आपको? फाइंड द टेंशन इन द रोप एट अ पॉइंट L फ्रॉम बॉटम। आपको कहां पे निकालना है? L। मतलब मान लो कि ये मैं कहूं कि ये L लेंथ पे निकालना है, ध्यान से सुनना, यही काम की बात है। और अपने को ये पता ही है कि सर हर जगह टेंशन वैरी करता है, तो जैसे 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 ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेंशन में वैरी। तो अगर नीचे से L लेंथ पे आपको निकालना, हो सकता है सवाल में ऊपर से भी कहा जाए। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से ये सोचो कि इसका जो मास होगा, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का जो मास होगा, क्या इस पूरे सिस्टम को नीचे खींचने की कोशिश करेगा? खोज के देखिए। इस L लेंथ का अगर मास कुछ होगा L लेंथ का, तो क्या ये पूरे के पूरे इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा? बट नीचे आ रहा है क्या? जब नीचे नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला रस्सी इसमें क्या एक टेंशन डेवलप कर चुका होगा, वही तो इसके मास के वजह से जो फोर्स है उसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। और ये M जो लोगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हिस्से का मास होगा? जहां पे निकालना है, स्मॉल l। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जैसे इसको लटकाया गया तो ये नीचे वाला हिस्सा नीचे खींच, जैसे मान लो 4 बंदर एक रस्सी पे है, तो जो निचला बंदर है यहाँ वाला वो सबको खींचेगा, बट जो यहाँ वाला वो सिर्फ इसको खींचेगा, यहाँ वाला सिर्फ इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा। हाँ या ना?
वैसे ही ये पूरा का पूरा मास इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका वेट बढ़ता जाएगा जो नीचे खींचने वाला है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे बंदर हमारे क्या होते जाएंगे, अलग तरीके के फोर्स लगाते जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब अलग अलग ये खींचना शुरू कर देंगे तो टेंशन क्यों अलग हुआ, क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. अब बताइए, अगर मैं कहूं कि ये स्मॉल mg और t बराबर है तो सही है, चलेगा? Yes, sir. यही तो कहानी है। Yes, sir. इस वेट को जो नीचे गिरने की, अगर यहाँ से काट दो तो ये नीचे गिर जाएगा। Yes, वो नीचे नहीं गिर रहा है, उसको ये रस्सी का हिस्सा उसको खींच के रखा हुआ है, yes. और वही क्या है, उस पॉइंट का टेंशन है। तो हर जगह ये टेंशन क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए। तो कैसे निकालोगे? क्या T इज इक्वल टू mg हो गया, स्मॉल mg? सवाल ये है कि सर ये स्मॉल m क्या है, क्या वो L लेंथ का मास है, स्मॉल L लेंथ का? Yes. सोचो। तो अगर स्मॉल L लेंथ का मास है तो स्मॉल L लेंथ का मास कैसे मिलेगा? मास ऑफ L लेंथ। मास ऑफ L लेंथ क्या कैपिटल M है? Yes, sir. तो मास ऑफ यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ क्या होगा मास? मास ऑफ यूनिट लेंथ, याद करो यूनिटरी मेथड कहीं पढ़ा है? टोटल मास बाई टोटल लेंथ अगर कर लोगे तो क्या पर यूनिट लेंथ मास मिल जाएगा? Yes, sir. सो मास ऑफ dl या मास ऑफ l, मास ऑफ l, इसको क्या मैं स्मॉल m कह रहा हूं, और ये वाली वैल्यू क्या मास पर यूनिट लेंथ इनटू l होगा, नहीं होगा? Yes, yes, sir. सोच के देखो, दिया जाता था 8 मिनट में क्वेश्चन होता था 100 सेब का दाम अगर 500 रुपए तो 20 का निकालो, तो क्या करते थे, पर यूनिट सेब निकाल के जितनों का निकालना है मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर L लेंथ का कैपिटल M है तो इसका कितना होगा, तो पर यूनिट लेंथ निकाला और इससे मल्टीप्लाई कर लिया, मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. यही तो यूनिटरी मेथड है। सो T इज इक्वल टू कितना, T इज इक्वल टू स्मॉल mg, यानी T इज इक्वल टू कितना, कैपिटल M बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l इंटू, G. दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. अब जैसे जैसे बॉटम से लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन चेंज होगा, जैसे जैसे L बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ेगा। Yes, sir. जब आप यहाँ पे चले गए तो ये पूरा का पूरा रस्सी मिलके कोशिश कर रहा है छत को नीचे लेके आ जाए, तो छत क्या करेगा, उसको इस पूरे मास इंटू जी के बराबर टेंशन से Yes. उसको रोक के रखा होगा। तो एकदम बॉटम पे चले जाओगे तो mg हो जाएगा टेंशन, बीच में चले जाओगे तो m/2g को बैलेंस कर रहा होगा तो m/2g हो जाएगा, स्मॉल l की जगह l/2 रख लो, नहीं आएगा क्या? Yes, sir. टोटल मास m है तो आधे हिस्से का तो m/2 होगा, नहीं Yes. होगा? क्या मेरी बात समझ में आई? ऑनलाइन बोलना Yes. पड़ेगा बेटा। Yes, sir. चलिए, समझ में आया? बोलो बोलो। और करते हैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते हैं क्लैरिटी के लिए। सेम एग्जैक्टली हो सकता है कई बार आपको कहा जाए कि फाइंड आउट टेंशन एट लेंथ L फ्रॉम टॉप, तो अगर स्मॉल l टॉप से होगा तो बॉटम से पहले निकालोगे, क्योंकि ये जो इस फॉर्मूले में L लेते हैं या जो मास लेते हैं वो टॉप वाला नहीं होता है, कौन सा होता है, बॉटम वाला, ये वाला होता है। तो ये वाला, हाँ बेटा, सर हाँ बोलो। सर टेंशन mg के इक्वल कैसे है? नीचे mg है ऊपर t है, वही दोनों तो बैलेंस कर रहे हैं। क्या वो कहीं जा रहा है? सर ज्यादा नहीं हो सकता? ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगा? यस सर करेगा। फिर कर रहा है एक्सेलरेट? नो सर। इसलिए बराबर। क्लियर है? सर हाँ, यदि स्मॉल टी के फॉर्मूले में स्मॉल एल की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल एल गिवन होगा, वो कहा जाएगा कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, वो तो कहा जाएगा। तो मैंने एल कहा तो एल के टर्म में लिख दिया, ठीक है। मान लो अगर ये एल है तो कहा जाए, हो सकता है कि L/2 पे बताओ, L/4 पे बताओ, L/8 बताओ, कुछ कहा जाएगा तो वो तो गिवन होगा, मैंने जनरल कर लिया। क्लियर है? यस सर। चलो, अब जो तुम वैल्यू वाली बात कर रहे हो ये देखो सवाल, रिजल्ट इसका निकालेंगे सब लोग। कॉन्सेप्ट वही है, रस्सी को लटकाइए, नीचे वाले को देखिए कितने वेट लगा रहा था नीचे की तरफ, ऊपर वाला उसको बैलेंस करने के लिए उतना टेंशन लगाएगा। सर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन देख लेते हैं बेटा।
ये ध्यान रखना, टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम सपोर्ट बोला है, Yes, ऊपर से. है ना, ऊपर से बोला है ना। इसमें कई बार हम क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हैं। Yes, sir. 20. 20 न्यूटन। क्या कह रहा है बेटा, रस्सी को इस तरीके से लटकाया है, ऐसे ये रस्सी लटका हुआ है, रस्सी की लंबाई बोलो 3 मीटर, और आपको निकालना कहाँ पे है, 1 meter from top. 1 मीटर फ्रॉम टॉप, मतलब 2 मीटर फ्रॉम Bottom. बॉटम। यहाँ पे निकालना है 2 मीटर पे, बोलो। Yes, sir. ये जो 2 मीटर है बॉटम से, इसका मास अगर मैं कहूं कि स्मॉल m है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर की लेंथ, अगर हम मास करें 6 kg, तो 2 मीटर की कितनी, 4 kg, कितनी, सोचो हाँ या ना। Yes, sir. 3 मीटर के लिए 6 kg है, तो 1 मीटर में कितना है, 2 kg है, तो 2 मीटर में कितना है, 4 kg. समझ गए। तो 20 कैसे आ रहा है यार, ये जो नीचे वाला है ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ वेट लगाएगा, और ये कितना लगाएगा, इसका पूरा मास जो है वो इंटू जी यानी 40 न्यूटन लगाएगा। यानी इस पॉइंट पे ये नीचे ना आए, उसको बैलेंस करने के लिए जो टेंशन होगा वो इसको बैलेंस करेगा। Yes. तो टेंशन इज इक्वल टू कितना आया, 20 आया या 40 आया, Sir, 40 आएगा. क्लियर है। Yes, sir. तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी, और ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा, 40 Newton. 20 कब होता, जब नीचे से 1 मीटर होता। सोच के देखो, क्लियर हो गया, गलती नहीं करना। लेंथ कहां से ले रहे हैं, किसका वेट लेना है, नीचे वाले के वेट को ये बैलेंस करेगा। क्लियर है, समझ गए बेटा। 20 में गलती कहां है, Yes. बोलिए, बोलो बोलो, ठीक है। Yes. चलो एक बार फिर से बता। एक बार फिर से बता दें। सोचो, ये रस्सी है, अगर आपको इतना तो पता चला कि ये जो हिस्सा है वही नीचे जाने की कोशिश करेगा। जैसे मैं अगर किसी रस्सी पे पकड़ के लटका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस रस्सी के इस हिस्से को नीचे लेके जाऊं, कोशिश करूंगा, और रस्सी उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यही होता है बेटा। यस सर। जब तुम मासलेस लेते हो तो हाइट के साथ रस्सी का मास वेरी नहीं करता है, तो आप यहाँ बैठो तो भी आपको ही बैलेंस करेगा, यहाँ इसका लेंथ था नहीं तो आपको ही बैलेंस करेगा, ये भी नहीं था तो वो आपको ही बैलेंस करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो मास है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है 4g से, तो ऊपर वाला जो फोर्स है वही तो टेंशन है जो इसको बैलेंस करेगा। बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे ऊपर की तरफ यहाँ चलते चले जाओगे, वैसे वैसे जो वेट नीचे होगा वो ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टेंशन होता चला जाएगा। क्लियर है। यस सर। तो मुझे अगर 2 मीटर का मास मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसका वेट नीचे कितना था, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर टेंशन कितना लगेगा। यही कहानी है। यस। सवाल में कहा है 3 मीटर लंबाई है, 6 kg मास है, यानी 1 मीटर लंबाई की मास कितनी, 2 kg। 2 kg। ऊपर से 1 मीटर है, ऊपर वाला से हमें क्या मतलब है, हमें किससे मतलब है, नीचे वाले से। यस सर। तो नीचे से कितना है, 2 मीटर, तो नीचे वाले का मास कितना, 4 kg। यस सर, 4 kg। गलती समझ गए क्या हुआ, यस। आप लेना है लेंथ नीचे से। क्लियर है। चलिए समझ में बात आ गई बेटा। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। 3 जगह टेंशन 2 जगह पूछा है और एक्सेलरेशन भी पूछा है। आराम से करें, है ना, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचे। ये ब्लॉक नहीं है ना। जैसे होता है ना, एक बक्सा है, बक्से में मोटी सी रस्सी बंधा हुआ था, उसको हमने खींचना शुरू किया।
इस रस्सी का मास स्मॉल एम है और इसका मास कैपिटल एम है। मास दे दिया गया मतलब आपको मैसिव लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? मासलेस नहीं है, तो जब मासलेस नहीं है तो हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा। वही जो अभी तक ऊपर था ऐसे, अभी उसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कर दिया, तो जी नहीं होगा, एक्सेलरेशन निकालोगे। पीछे में निकालने की जरूरत नहीं है ना, वेट के लिए यहाँ पे तो निकालना पड़ेगा। ट्राई करिए। देखें क्या कह रहा है, देखो द ब्लॉक इज प्लेस्ड इन फ्रिक्शनलेस, ऑन अ फ्रिक्शनलेस होना चाहिए सरफेस इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। हमें जी से कोई मतलब वैसे भी नहीं है, ग्राउंड में जाने की कोशिश करता, ग्राउंड में तो जी वैसे भी उधर लगता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी एक्सेलरेट करेगा तब आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, चाहे मासिव हो चाहे ना हो, सब आगे एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे। तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना है बेटा? एफ। नेट फोर्स है एफ। अच्छा एक के टर्म में चलिए, ठीक है, एफ हमारा आगे की तरफ नेट फोर्स है। वैल्यू ले लेंगे, ऐसे ही करते हैं, चलो छोड़ो ऐसे ही, ठीक है, ये एफ हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स जो कि आगे की तरफ है अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो पुरानी बात है नहीं। अब कह रहा है टेंशन एट मिडिल ऑफ द रोप। सोच के देखो थोड़ा ध्यान से, मिडिल ऑफ द रोप मतलब इस हिस्से का मास m/2, स्मॉल m/2। ये जब आगे खींचेगा तो इस जो ये था जैसे नीचे लटका हुआ था तो ये हिस्सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, तो टेंशन इसको अपोज करता है Yes. तो जब ये आगे खींचेगा तो ये क्या करेगा इसको, तो ये हमने क्या कह दिया, समझ रहे हो? तो अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करो, इस छोटे से हिस्से की बात करो, तो इस छोटे से हिस्से को आप चाहो तो यहाँ पे ले लो बी पार्ट में। बी पार्ट में जब आप इस छोटे से हिस्से को ले लोगे जिसका मास कितना है बेटा, आगे की तरफ कौन सा फोर्स और पीछे की तरफ, और एक्सेलरेशन इसका साथ ही साथ आपने आगे निकाला हुआ है। तो क्या लिखोगे फोर्स बैलेंस करने के लिए? ध्यान से, किधर जा रहा है, कौन जा रहा है? तो ये जीतेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F माइनस टी इज इक्वल टू m/2 इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकल चुका है, कितना, F अपॉन कैपिटल M प्लस, बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर आप यहाँ से चाहें सॉल्व करना तो ये F इज इक्वल टू T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा F माइनस, ये जाएगा F माइनस, ये इसमें चला जाएगा स्मॉल m इंटू एफ, स्मॉल m इंटू एफ डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, ऐसा आएगा। अगर मैं चाहूं सॉल्व करना तो क्या मैं इसको एलसीएम ले सकता हूं? इसको एलसीएम लेके ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M इंटू एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इंटू एफ माइनस स्मॉल m इंटू एफ
डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल M प्लस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या मैं 2 कैपिटल M स्मॉल मतलब F कैंसिल तो होगा नहीं, तो दिस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस F भी रहेगा, ब्रैकेट में कैपिटल, हाँ ले सकते हो 2 कैपिटल M F प्लस ये 2 MF और MF तो कैंसिल होके स्मॉल m इंटू F यस सर, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, ऐसा हो सकता है? यस सर। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? अब देखो सॉल्व करके ऑप्शन हमारा जो दिया रहेगा हम उसके टर्म में लिखेंगे, हमें नहीं पता कि किसके टर्म में लिखना है, बट जो ऑप्शन रहेगा उसके टर्म में लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका एक और तरीका हो सकता है, आप डायरेक्टली कर सकते थे। वो तरीका मैं आपको अगर बताऊं तो लेट अस से आप ऐसा ले लीजिए इसमें कि हमने कहा अलग अलग जगह पे टेंशन सेम होना चाहिए, सॉरी अलग होना चाहिए, बट अगर तुम इस सिस्टम पे फोर्स बैलेंस करना चाहो, इस सिस्टम पे ध्यान से देखना, तो अगले वाले सिस्टम पे देखोगे तो टेंशन पीछे होगा, बट अगर इस सिस्टम पे देखोगे तो टेंशन आगे होगा, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है ना, तो एक जगह पे टेंशन तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तभी तो उनका नेट इफेक्ट कैंसिल आउट, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो घर का झगड़ा है। बात समझ रहे हो? तो इसने इसको कह लिया, इसने इसको कह लिया, बात खत्म, घर की बात घर में रह गई, बाहर में इसका कोई फर्क, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं मान लो ये रस्सी से 2 लोग बंधे हुए हैं, मैं अगर दोनों एक दूसरे को खींचना शुरू करें तो मैं उसको इधर टेंशन से खींचूंगा, वो मुझे उधर खींचेगा। तो इस जगह पे ये कोशिश कर रहा था इसको इधर खींचने की, ये कोशिश कर रहा था इधर खींचने की, दोनों बराबर से खींचे, तभी तो वो अलग नहीं हुए। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो बेटा, बोलो बोलो। यस सर। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम की बात करो, एक और तरीका हो सकता है इस पूरे सिस्टम की, तो इसका मास क्या हो सकता है कैपिटल M प्लस, और इसके ऊपर टेंशन T और एक्सेलरेशन, तो क्या डायरेक्टली T इज इक्वल टू दिस मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पीछे कोई फोर्स है ही नहीं। हो सकता है? तो करके देखो, T इज इक्वल टू दिस मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, वहीं पहुंच गए। पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? करके देखो, तो करके देखो यहाँ पे डायरेक्ट, और फिर सी पार्ट में डायरेक्ट करो। सिंपल यहाँ से हो गया, यहाँ से समझ नहीं आया क्या चीज, तो समझ नहीं आया सर। आप जो बता रहे कि टेंशन रोप की तरह लगेगा, हाँ सर, वही जो आप सर्कल कर रहे हैं, ये सर्कल है। अगर इस अगले हिस्से पे टेंशन पीछे लग रहा है तो इस हिस्से पे टेंशन आगे लगेगा। सपोर्टिंग लगना तो चाहिए, सपोर्टिंग एंड से आगे, तो इसके ऊपर अगर इसमें पूरे कंबाइंड एज अ सिस्टम मान लो, तो क्या इसका मास कैपिटल M प्लस M/2 होगा? इसका आधा ही, मान सकते हैं। और आगे की तरफ टेंशन T है, तो क्या हम T इज इक्वल टू दिस मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे? सर लिख सकते हैं, तो वही करेंगे, ठीक है, दिस इनटू एक्सेलरेशन। करके देखो क्या वही आ रहा है जो पीछे लिखा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करिए, एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, देखो तो वही आ रहा है। यही से कर सकते हो, यहां से जो टर्म है आप इसमें से क्या कर लीजिए, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कैपिटल MF प्लस ये स्मॉल mf/2, F को बाहर कर लो, तो ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2, और बाहर में F अपॉन M प्लस M बच तो जाएगा, वही तो आएगा, यस सर, सेम आएगा। समझ रहे हो? तो दोनों तरीका, अगर आप अगले हिस्से को लेंगे तो टेंशन पीछे होगा, पिछले हिस्से को लोगे तो टेंशन, याद करो ब्लॉक सिस्टम भी नहीं होता, नीचे वाले ब्लॉक को लोगे तो टेंशन ऊपर होगा, ऊपर वालों को लोगे तो वही कहानी चल रही है। क्लियर है? तो इस मेथड से आप सी पॉइंट निकालिए, सी पॉइंट बहुत आसान हो जाएगा। सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या यहां पे टेंशन कह रहा है,
यहाँ पे लेटर से मैं आगे की तरफ कह दूं तो टेंशन टी डैश मान लूं, Yes, sir. और जब आगे टेंशन दिखाया है इसका मतलब आप कौन से हिस्से को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं? Sir, इसको या इस रॉड को या रोप, मतलब रोप को या मास को? sir. ध्यान से, हमेशा अवे उससे पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे लोगे तो ये इधर करेगा, यहाँ लोगे तो ये करेगा। Yes, sir. तो जब आप इस मास को लेंगे, इस कैपिटल एम को, तो कैपिटल एम के ऊपर जो टेंशन होगा वो इधर की तरफ होगा Yes, sir. और इसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा। क्या पीछे की तरफ कोई फोर्स है? No, sir. तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ से, टी डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कैपिटल एम इंटू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस। अगर आप इसको लेके चलोगे तो एफ माइनस टी डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, करके देखोगे सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो बेटा ऑनलाइन, बोलिए। यस सर। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पे जब इस नीचे वाले हिस्से को लोगे तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सॉरी नीचे वाला हिस्सा नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये इसको इधर खींचेगा बट ये ऊपर वाले को नीचे खींचेगा। तो टेंशन का डायरेक्शन, ये इसको आगे खींचने की कोशिश कर रहा है और ये इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होता तो क्या वो अलग नहीं हो जाता? सोचो, अगर मैं इस रॉड को ऐसे खींचूं और इस जगह पे बीच में ये कहे इसको तुम दूर जाओ, ये इसको कहे तुम भी दूर जाओ, दोनों अलग अलग फोर्स लगाए, या कह लो कि ये बराबर इसको खींचे ये खींच के रखे, जब तक दोनों बराबर से खींच के रखेंगे तब तक तो वो दूरी मेंटेन रहेगी। बट अगर ये ज्यादा खींच लेगा और ये कम खींच पाएगा, फिर तो एक तरफ शिफ्ट कर जाएगा ना, फिर तो ये इसमें घुस जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्लियर है? फिर तो उसको डिफॉर्म हो जाएगा ना, शेप ही पुराना वाला नहीं रह जाएगा, जो हम मान के नहीं करते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, बोलो बोलो ऑनलाइन। यस सर। तो ये मैसिव रोप में हम ये करते हैं, मासलेस में हमने पीछे देखा था। सवाल वही है, टेंशन का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। अब हम नया फोर्स विच इज स्प्रिंग फोर्स। तो बताइए, थोड़ा स्प्रिंग फोर्स पे चलते हैं। तो हमने चार चीजें पढ़ी थी, वेट पढ़ी थी, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था, टेंशन पढ़ा था, और Straight force. वेट तो हर जगह है ना। वेट मास जैसे ही बॉडी का आया हर जगह आ जाएगा, और मास वो सरफेस पे रखोगे बॉडी को तब भी बॉडी का मास रहेगा। कोई बॉडी बिना मास के पॉसिबल है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है जिसका मास ही ना हो? तो धागे को मासलेस मानने का मतलब क्या था? Sir, tension नहीं नहीं, मासलेस क्या धागा बिना मास के हो सकता है? नहीं, negligible होगा. नेग्लिजिबल होगा। मान लो 2 kg का हमने क्या लगाया, ब्लॉक लगाया, 10 ग्राम का मास उस धागे का है, तो 2G और जोड़ते जोड़ते ऊपर की तरफ वेरी करा के तो क्या फर्क पड़ता है? 2 kg में 10 ग्राम कहाँ मायने रखता है क्या? तो नेग्लिजिबल मास। जब हम मासलेस कहते हैं मतलब नेग्लिजिबल मास। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मास ही ना हो। क्या मेरी बात समझ में आई? कभी ऐसी चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती जिसका मास हो ही ना। मास नहीं मतलब तो वो है ही नहीं ना, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बिना मास के कोई चीज कैसे हो सकता है? भले बहुत कम होगा बट कुछ तो होगा। ठीक है, तो वेट तो हर जगह था। नॉर्मल जब तक सरफेस को प्रेस नहीं करेगा तब तक नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट होने से नॉर्मल नहीं लग जाता, मात्र कांटेक्ट होने से नॉर्मल नहीं लग जाता। याद करो, एक सवाल किया था, दोनों चिपक के साथ चल रहे हैं फिर भी नॉर्मल 0 था। नॉर्मल होने के लिए कांटेक्ट मात्र का होना जरूरी नहीं है, नॉर्मल लगने के लिए दोनों एक दूसरे को पुश करने चाहिए। क्लियर है? जब तक सरफेस पे हम पुश नहीं करेंगे तब तक ये सरफेस मेरे ऊपर नॉर्मल नहीं लगाएगा। क्लियर है? बाकी टेंशन हमने अभी देखा धागे में, टेंशन मैसिव वाले में कैसे निकलेगा, मैसिव वाले में बड़े गिने चुने ऐसे सवाल मिलते हैं, यही 2-3 सवाल गिन चुन के, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब कुछ नहीं कहा जाए रस्सी के बारे में और उसका मास दिया भी ना जाए तो मासलेस मान के चलेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 2 kg का ब्लॉक है और 1 kg का रस्सी है, ये नहीं कहा कि मासलेस है या मासिव है, तो क्या मानोगे यार? नेग्लिजिबल है क्या? 2 kg का ब्लॉक है, 1 kg का रस्सी है, नेग्लिजिबल है क्या? नहीं, तो मैसिव मानेंगे, है ना।
जब कुछ ना कहा जाए रस्सी के बारे में तो हम उसको मासलेस मानेंगे, या कहा जाए कि 2 kg का ब्लॉक 2 ग्राम के रस्सी के साथ लटका हुआ है तो मासलेस मानेंगे। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन स्प्रिंग फोर्स। क्या बेटा सोचो, अगर एक स्प्रिंग में एक ब्लॉक को लटकाओगे तो क्या ये वैसे ही लटक जाएगा क्या? रस्सी इनएक्सटेंसिबल होता है, स्प्रिंग थोड़ी इनएक्सटेंसिबल होता है। स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड, दैट कैन बी एक्सटेंडेड, क्लियर है, दैट कैन बी कॉम्प्रेस्ड, मतलब उसका लेंथ जब चेंज होगा तभी स्प्रिंग फोर्स आता भी है। शांति से यहाँ पे स्प्रिंग की लंबाई जितनी थी, यहाँ से एक ब्लॉक चिपका दिया, यहाँ से चिपका दिया तो फोर्स नहीं लगता है। जब तक आप उसको पुश नहीं करेंगे या जब तक पुल नहीं करेंगे तब तक स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो बेटा हाँ या ना। यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक लगेगा तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको कोशिश करेगा नीचे की तरफ खींचने की, इससे 5G। तो जब ये इसको खींचने की कोशिश करेगा तो ये स्ट्रेच होगा। क्या करेगा? ये स्ट्रेच होगा, और जब ये स्ट्रेच होगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर की तरफ इसमें कुछ इलोंगेशन x आएगा, और स्प्रिंग फोर्स हमेशा इलोंगेशन के ऑपोजिट होगा। याद करो, F इज इक्वल टू माइनस के, याद आया बेटा? तो अगर ये स्प्रिंग फोर्स इधर मतलब इलोंगेशन इधर की तरफ है तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स आया वो इधर की तरफ आया। और एक बात और, स्प्रिंग फोर्स कभी भी एक एंड पे नहीं आता, दोनों एंड पे आता है, और दोनों एंड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। सोचो, ये जब इलोंगेट होगा तो इस एंड पे भी इसका लेंथ बढ़ेगा, इस लेंथ पे भी बढ़ेगा। तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, इसको इधर खींचने की। जैसे मैं अपने दोनों हाथों के बीच में एक स्प्रिंग रख के दबा दूं, इसको ये रखूं, इसको दबा दूं, तो जब इसको दबाओगे तो क्या वो स्प्रिंग सिर्फ इसी हाथ को धक्का देगा या इस पे भी जोर लगाएगा? तो अगर ये इसको खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे भी जोर लगेगा, नहीं लगेगा क्या? अगर ये धक्का देता तो ये स्प्रिंग कोशिश करता है इसको दूर फेंकने की, इसको भी दूर फेंकने की। तो जब उसमें कंप्रेस करते हैं तो बाहर जाने की कोशिश करता है, खींचते हैं तो यही बताया था, याद आया? बस, तो ये बेसिक कहानी स्प्रिंग फोर्स से। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। और ये एक पोजीशन पे जाने के बाद खुद को बैलेंस कर लेगा, जितना उसको फैलना था फैल गया, फिर तो शांत बैठ जाएगा। क्योंकि जैसे सोचो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाना शुरू किया तो शुरू में तो तुम बड़ी आसानी से दबा लोगे क्योंकि शुरू में फोर्स ही नहीं था। जैसे जैसे उसमें दबाव बढ़ता चला जाएगा वैसे वो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि आप जोर लगाते रहिए और नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि आपने जितना फोर्स लगाना था, जितनी आपकी ताकत थी, उतना वो बैलेंस करने के लगा चुका। अब और ज्यादा ताकत लगा सकते हो तो लगाओ, फिर किसी और को बुला के फिर दबाओ, फिर थोड़ा दबाने में फिर दोनों मिलके और नहीं दबा पाएंगे क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका। क्लियर है? बोलो बेटा हाँ या ना। ऑनलाइन तो बता दो बस। अब इस ब्लॉक पे देखो, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेज है? 5 kg वाले ब्लॉक पे वेट एंड, तो अगर मैं FBD को देखूं 5 kg वाले ब्लॉक पे तो नीचे की तरफ वेट है और ऊपर की तरफ, और इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या ये दोनों बराबर हो चुके थे? x बढ़ते 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 इसको बैलेंस कर गया, और जैसे ही बैलेंस, क्योंकि x जैसे जैसे बढ़ा होगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ी होगी। 5G तो कांस्टेंट, ये 50 है, ये पहले 0 था, फिर थोड़ा सा लेंथ बढ़ा, ये 5 हुआ, फिर थोड़ा बड़ा 10 हुआ, फिर इसको लगा अभी भी नहीं बैलेंस हो रहा है, थोड़ा और नीचे गया, 15 हुआ, और नीचे गया 25, और नीचे गया 50, अब नहीं जाएगा क्योंकि अब बैलेंस हो गया। क्लियर है? यही कहानी होती है ना बेटा। तो अगर 5 kg वाले ब्लॉक पे FBD बनाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5G इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन ना? 5G तो है बेटा। मैंने और कुछ पूछा है, स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो यार इलोंगेशन बताओ, तो स्प्रिंग इलोंगेट भी तो किया है ना बेटा। इलोंगेट क्यों किया? ताकि इतना फोर्स डेवलप हो जाए। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या? K इंटू एक्स। अब आप कह सकते हैं सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया? बेटा नेगेटिव तो डायरेक्शन दिखाता है, मुझे तो मैग्नीट्यूड बैलेंस करना है ना, मुझे तो लेंथ निकालना है। बोलो क्लियर है? तो स्प्रिंग फोर्स आपको पता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स जो भी था दैट डिवाइडेड बाय k। याद करो k फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कहते हैं, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू है 50 और ये वाली वैल्यू
200 कितना आ गया 1/4 मीटर। क्या बेटा यही आया? देखिए क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। बड़ा बेसिक सी बात है ना, बेसिक सी क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा इसका यूज देखा है ऐसी चाहिए? हाँ सर ये जो 1/4 मीटर आया है इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब अरे 1/4 मीटर मतलब 0.25 सेंटीमीटर ये फैल गया। अच्छा ठीक है सर, ओके। एलोंगेशन है ना बेटा उसमें, कितना ये साइज बढ़ा है इसका। ऐसी कोई चीज कहीं ऑब्जर्व करी है? कहीं तो देखा है। स्प्रिंग बैलेंस सुना है? स्प्रिंग बैलेंस कहाँ देखा है? सर लैब में देखा है। लैब में देखा, घर में नहीं देखा है? तो देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा। घर में मतलब तुम्हारे घर में नहीं होता, कोई आता है सामान देने कुछ देने तो आप देखा हो। वो नहीं है स्प्रिंग बैलेंस। सिलेंडर देने कोई आता है, गैस सिलेंडर आता है वहाँ पर होता है। तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का पहले वो बड़ा सा लगाते थे, अभी वो छोटा सा एक डिजिटल ये रखते हैं। आप कहते हो भैया इसको वजन कर दो, तो वो क्या करते हैं एक हुक ऊपर रहता है, वो हाथ में पकड़ता है, यहाँ से हुक से सिलेंडर लगाता है, उसको टांग देता है। देखा ऑब्जर्व किया है? जब उसको टांगता है तो वहां पे एक रीडिंग आ जाती है। वो असल में स्प्रिंग बैलेंस है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्प्रिंग होता है, ऐसे ही कुछ अंदर में एक स्प्रिंग है। जब वो पकड़ के उसको टांगता है, जैसे ये टंग गया तो उसमें कुछ क्या आ जाता है बेटा? इलोंगेशन आ जाता है। अब उसकी स्टिफनेस थोड़ी ज्यादा होती है, के थोड़ा ज्यादा होती है। अब तुमको दिखता नहीं है कि अंदर में सर क्या फैल रहा है, बट है उसके अंदर एक स्प्रिंग है जो बहुत कम इलोंगेट करता है, क्योंकि उसका के बहुत ज्यादा है। तो फोर्स अगर ज्यादा आना है तो हमको के अगर ज्यादा है तो एक्स कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? तो के बहुत बड़ा होता है, तो जब वो उस पर टांगता है तो वो थोड़ा सा इलोंगेट होता है, और उसके अंदर बाकी मैकेनिकली कुछ डिजिटल ये किया गया है कि अगर इतना बढ़ गया तो तुम इतना पढ़ो, इतना बढ़ गया तो इतना पढ़ो, इतना बढ़ गया तो इतना पढ़ो, तो वो लिख देता है। वो डिजिटल वहां पे ये होता है जो लिख देता है। पहले अगर पुराने देखोगे ना तो उसमें एक निडल लगा होता था, जितना इलोंगेट करेगा वो निडल उतना घूम जाएगा। कहीं ऐसा देखोगे लैब वेब में कहीं देखा होगा, वो स्प्रिंग बैलेंस होता है। एक हुक ऊपर रहता है जिसको कहीं टांग दिया, एक हुक नीचे रहता है जिसमें सिलेंडर लटका दिया, तो वो निडल कहीं घूम जाता है। समझ गए? दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। बोलो बेटा क्लियर है? तो स्प्रिंग बैलेंस असल में क्या मेजर करता है? जो इसमें टेंशन आया, मतलब जो स्प्रिंग फोर्स आया वो मेजर करता है। मास नहीं मेजर करता है, बट सिलेंडर कहा जाता है 30 kg है सर, उठाया उसने, उसमें दिख गया 29 पॉइंट समथिंग kg, 29 kg। नॉर्मली 30 kg होना चाहिए सिलेंडर का, पता है? उस पर लिखा होता है ना खाली सिलेंडर 14.8 kg या 14 पॉइंट समथिंग kg, और बाकी वो 28, 29, 30 की जो kg के आसपास होना चाहिए, है ना? जब हमें नहीं पता होगा तो वजन करा के क्या कर लेंगे? जब हमें पता ही नहीं होगा सिलेंडर भरा हुआ कितना होना चाहिए तो 20 kg का दे दे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? पता होगा हमें कि 30 होना चाहिए और 30 नहीं है 25 है, तब तो हम कह पाएंगे उसको। क्लियर है? तो वो क्या है बेटा? वो 30 kg बताता है, बट असल में वो मेजर क्या करता है? असलियत में क्या मेजर करता है? स्प्रिंग फोर्स, यानी टेंशन इन स्प्रिंग। जो इस स्प्रिंग में टेंशन आया ना, टेंशन एक धागे जैसा ही तो है, लपेटा हुआ धागा है, तो इसमें कुछ टेंशन डेवलप होता है, उसी को स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं। तो असल में मेजरमेंट तो टेंशन देता है, बट रीडिंग टेंशन नहीं देता। न्यूटन में थोड़ी पढ़ते हैं 400 न्यूटन 300 न्यूटन, तो केजी में पढ़ते हैं। केजीएफ मेजर करता है, जी से डिवाइड कर। बेटा लिखना तो हमारे हाथ में है कि इतने इलोंगेशन को क्या लिखो। जैसे मान लो वेट मशीन देखा है, वेट मशीन में 0 से लेके 100 kg तक अगर कुछ लिखा हुआ है, मान लो चलो तुम अब 0 से जो 10 दिया उसको 10,000 कर दो, जो 20 दिया उसको 20,000 कर दो, जो 50 दिया उसको 50,000 कर दो। लिखना तो हमारे हाथ में। हमने स्टिकर उसका उखाड़ के 50 की जगह 50,000 कर दिया। तो ऐसा थोड़ी कि 50 किलो का आदमी अब 50,000 किलो का हो गया। अरे उसने रीड किया। कैलिब्रेशन या इंस्ट्रूमेंट में लिखना वो तो हमारे हाथ में है ना, कि हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे या 10 से डिवाइड करके। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जो जितना उसमें मेजर करता है, हम उसको 10 से डिवाइड करके वहां पे ऐसा कैलिब्रेट करते हैं लेबोरेटरी में कि वो 10 से डिवाइड करके जो रीडिंग है वो लिखे। याद करो, न्यूटन को आप जी से डिवाइड कर दो तो केजीएफ मिल जाता है, तो जी से डिवाइड करके वो रीडिंग आती है, वो केजी में आती है। समझ रहे हो? ये कहानी अभी क्लियर हुआ? अभी हम पढ़ेंगे स्प्रिंग बैलेंस पढ़ेंगे, ठीक है? वो टॉपिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये स्प्रिंग जो है दोनों तरफ से 1/4
4 मीटर इलोंगेट करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नेट इलोंगेशन होता है स्प्रिंग का। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये इलोंगेशन कहाँ का है। बेटा नेट इलोंगेशन जो भी होगा स्प्रिंग फोर्स उतने आएंगे और वो हर जगह उतना ही होगा, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग लेते हैं। वो नेट इलोंगेशन होता है, समझ गए? सर पूरी स्प्रिंग का रहता है। पूरे स्प्रिंग में वो जितना, मान लो अगर 2 मीटर का था तो अब नया हमारा 2.25 मीटर का हो गया, समझ गए? क्लियर है? बोलो सही है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। जस्ट बहुत आसान सी चीज है, एग्जैक्टली यही स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन बनता है, सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हमने बदल दिया। पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना सर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑपोजिट लगेगा, वो तो मैंने दिखा दिया ना। ये इधर ये इधर, नेगेटिव वही कहता है कि इलोंगेशन इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर है, नेगेटिव का मतलब वही था। अगर आप लिख भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, वो आपको समझना पड़ेगा वो नेगेटिव है क्या। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नेगेटिव तो यहाँ पता चल ही रहा है कि वो क्या है। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। यस सर। काम आपका एग्जैक्टली वही है, इसके अंदर टेंशन एक तरीके से निकाल दो बस। मतलब नीचे जो फोर्स आएगा वही ऊपर बैलेंस कराना है, ऑब्वियस। आया कुछ? यहाँ पे क्या आएगा? 5G। 5G मतलब 50। यहाँ पे क्या आएगा? T। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? T। यहाँ पे भी क्या आएगा? और ये अगर T की बात करी जाए तो ये T की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 50। क्योंकि ये मास तो इक्विलिब्रियम में आ चुका। जैसे ही आप इस पे लटकाएंगे ये इसको खींचेगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे स्प्रिंग को मतलब मान लो x से चला गया, मुझे नहीं पता होगा। जब ये नीचे जाएगा तो इसको भी तो खींचेगा ना, तो ये मान लो x से चला गया। अब बताओ तो इसमें नीचे की तरफ, पुली पे नीचे की तरफ कितना फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ नेट फोर्स T प्लस। अरे पुली को देखो, पुली को देखो, पुली को 50 माइनस T। पुली है, ऊपर के तरफ क्या है? स्प्रिंग फोर्स है, नीचे की तरफ इधर से भी टेंशन है और इधर से भी। इधर देखो, क्या यही है? क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? तो क्या नीचे वाला और ऊपर वाला फोर्स बराबर है? 2T कराया तो था पुली पे, नहीं कराया था क्या? तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 2T। और T इज इक्वल टू 5 kg वाले ब्लॉक पे बैलेंस करके आ गया था 50, इसलिए ये कितना आएगा? बोलो समझ गए? बोलो बेटा। तो अगर ये 100 न्यूटन आ गया तो नाउ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx। तो x इज इक्वल टू Fs अपॉन k, मतलब 100 अपॉन 200, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/2। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? बोलना पड़ेगा।
बोलिए, कोई डाउट? सर हाँ सर बोलो। ये Fs इक्वल्स टू 2t कहाँ से है? ये पुली देखो, पुली के ऊपर क्या ये दोनों, ये पहले करा चुके हैं ना ऐसी चीजें। Yes. इधर वाला धागा भी इसको खींचेगा, इधर वाला धागा भी खींचेगा, देखो ना यहाँ पे नहीं खींचेगा क्या इस पुली को? Yes, sir. और यही स्प्रिंग तो इसके साथ जुड़ा हुआ है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसी स्प्रिंग में जो फोर्स आया उसी को तो हम स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं, जो पुली के ऊपर इतना आया। आया नहीं आया बोलो? यस सर। तो क्या बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है? यस सर। इक्विलिब्रियम में क्या नीचे और ऊपर वाले फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे या सेम रहेंगे? बैलेंस। रहेंगे। यस सर। तो कर दिया, आया अभी? यस सर, उसका t का जो है ट्वाइस कर दिए हैं बस खत्म, वही तो करना था। Yes. यस सर। खत्म, क्लियर है? सर मुझे लगा ये mg वाला रेट और उसका t का जितना फोर्स आया है वो दोनों ऐड किए हैं। मैंने क्या कहा था? हमको पैसे कौन दे रहा है हमको उससे मतलब है, उनके पास कहां से आया हम उसको अपने से लिंक नहीं करेंगे। इसको फोर्स इसने वेट ने टी दे दिया, बात खत्म। इसको टी कहां से मिला हमें क्या फर्क पड़ता है? पुली पे टी लग रहा है तो हम पुली की बात जब करेंगे तो पुली पे डायरेक्ट लगने वाला फोर्स लेंगे, जब हम ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक पे डायरेक्ट लगने वाला फोर्स लेंगे। समझ रहे हो? यस सर। बस यही है कहानी, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आगे बढ़े। Yes, sir. ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार दिमाग लगाओ, पहले सोचो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो गलती जो होती है वो समझो। गलती ये होती है कि सर आज तक तो हम कर रहे थे कि इसका एक्सेलरेशन आगे होगा क्योंकि नेट फोर्स इधर लगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 200/30 कर रहे थे स्प्रिंग वाले में, धागे वाले में। क्या यहाँ करेंगे? No, sir. क्यों? System opposite. क्योंकि स्प्रिंग अपने लेंथ को वेरी कर सकता है, तो दोनों एक साथ एक्सेलरेट करें ये जरूरी नहीं. नहीं होता है। क्या पता है ऐसे दो स्प्रिंग ऐसे रखे, इसको जोर से मारो तो दोनों एक साथ नहीं चलते। पहले ये थोड़ा अंदर घुसता है, इसको कंप्रेस करता है, तब इसको चलाता है, तो दोनों एक साथ एक्सेलरेट। तो जब भी स्प्रिंग होगा आप इसको एक साथ एक्सेलरेट नहीं कराएंगे। क्लियर है? सवाल में वही पूछा भी है, एक का एक्सेलरेशन दिया है, बोला दूसरे का निकालो। एक साथ होता तो क्यों हम दूसरे का निकालने कहते हैं? तो जब अगर एक साथ एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उनको एक सिस्टम मान सकते हैं? No, sir. तो इसलिए धागे में जैसा करते थे नेट फोर्स बाय नेट मास नहीं करना, क्योंकि वो तो तब होता है जब एक्सेलरेशन सेम हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो वो कभी नहीं करना, यहाँ पे जो सबसे पहली गलती होने के चांसेस होते हैं। अब ट्राई करो। सर ये पहले 20 वो दिया हुआ है, सर ये पहले 20 kg वाला एक्सेलरेट करेगा, फिर उसके बाद 10 kg वाला। देखो ये जरूरी है कि इसको खींचोगे तो पहले ये करेगा, ये सही है, लेकिन ये कब की बात कर रहा है ये तो अपने को नहीं पता। नो सर। क्या पता ये इनिशियल कंडीशन हो ही ना। समझ रहे हो ना? यस सर। तो इसलिए सवाल जो कहेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। ये सही है कि अगर रुका हुआ रहेगा और अगले को खींचोगे तो पहले थोड़ा अगला जाएगा, फिर ये स्प्रिंग को खींचेगा, फिर इस पे फोर्स लगेगा, तब ये जाएगा। आपका कहना सही है, बट सवाल में क्या इनिशियली ऐसा था मुझे नहीं पता। ये कब 2 मिनट बाद की स्थिति है, 2 घंटे बाद की स्थिति है, हमें नहीं पता ना। समझ गए? इसलिए हम क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहेंगे। ट्राई करो, एक बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इसके ऊपर, बहुत छोटा सा। बस आपको अगर स्टार्टिंग पता हो जाए कि हम शुरू कहां से करेंगे तो सवाल हो जाएगा। तो 10 10 आ रहा है।
पता नहीं, आंसर मुझे याद नहीं है बेटा, अभी एक बार देखना पड़ेगा सॉल्व करके, आंसर मुझे याद नहीं है। 10 आ रहा है, देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है देखो, बोला 2 masses of 10 kg 20 kg connected by massless spring as shown। उसका मतलब भी नहीं, तो डायग्राम बना देंगे तो ही समझ में आएगा। बोला फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन 20 kg मास। यहाँ तक कि कोई मतलब नहीं, अगर क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में डायग्राम बनाओ, लिख लो एट अ सर्टेन इंस्टेंट एक्सेलरेशन इतना है, तो ये होता बस, इतना काफी है सवाल समझने के लिए। बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास इतना है और राइट डायरेक्शन में है। सोचो इस 10 kg मास पे एक्सेलरेट कराने के लिए या 10 kg मास पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या सिर्फ एक फोर्स लग सकता है, वो भी स्प्रिंग के वजह से? क्या और कोई भी फोर्स लग सकता है? नहीं। यानी 10 kg वाले ब्लॉक पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स। और किधर लग रहा है? क्यों? वेरी गुड। तो पहली बात यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो 10 kg ब्लॉक है, चलो मैं पहले 10 kg वाले ब्लॉक को ले रहा हूं, और 10 kg वाले ब्लॉक पे एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात स्प्रिंग फोर्स भी इधर होना ही पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, क्लियर है? तो स्प्रिंग फोर्स ऑब्वियस सी बात है बेटा कितना आएगा? 12 दिया है, अच्छा सॉरी 12 दिया हुआ है। 10 kg ब्लॉक का मास है ना? हाँ, ये है 12। अब बताओ अगर मैं इसका 10 kg मास ले रहा हूं तो ये स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि वही फोर्स एक्सेलरेट करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास उसका है 10, मतलब 120 न्यूटन। शुरुआत आपकी हमेशा यहां से होगी ऐसे क्वेश्चन में, और ये फिक्स फॉर्मेट है ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है? बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता एक्सेप्ट फॉर दिस डायरेक्शन, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, इसके ऊपर जैसे ही आपने कहा कि सर स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ है, तुरंत दिमाग में आया कि अरे ये तो ऑपोजिट लगता है। 200 minus 120 वेरी गुड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। यस। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है हमने कि दोनों पॉइंट पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा ही लगेगा, बोला है। तो अगर इस पे ये स्प्रिंग राइट में फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है ना? इलोंगेट हुआ है तो दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग की ये नेचर है, क्लियर है? अब आ जाओ 20 kg जिसकी चर्चा करने के लिए कह रहा है, 20 kg वाले ब्लॉक की। तो बेटा 20 kg वाले ब्लॉक की अगर बात करोगे तो आगे की तरफ फोर्स कितना? 200, पीछे की तरफ 120। और ये किसने दिया? क्लियर है? यस सर। तो कौन जीत गया? 200। तो इसका एक्सेलरेशन क्या निकालो, तो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 माइनस 120 डिवाइडेड बाई, मतलब कितना? 80 सर 4 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है 4 मीटर। सवाल समझ में आया क्या करना है? क्या वो स्टेटमेंट समझ में आया कि फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों एंड पे होते हैं? यस यस। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एग्जांपल के साथ कंप्रेस करोगे तो दोनों हाथों पे जोर लगाएगा, खींचोगे तो दोनों हाथों पे अंदर लगाएगा, क्लियर है? यस। दोनों बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो बेटा ऑनलाइन। बहुत छोटा सवाल होता है, शुरुआत हमेशा यहाँ से होगा। इस पे जाके कर नहीं पाएंगे, इक्वेशन तो लिख सकते हो बट लेकिन वो बता भी नहीं पाओगे किधर एक्सेलरेट कर रहा है जब तक इसकी चर्चा ना हो, जब तक स्प्रिंग फोर्स की चर्चा ना हो, क्लियर है? जस्ट सेम सवाल, एक एक लाइन एक एक डेटा सेम होगा, लेकिन सिर्फ मैंने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज कर दिया है ना। अब सिर्फ देखो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका ये, अगर मैं ये पीपीटी के फॉर्मेट या पीपीटी से नहीं पढ़ाता तो मैं ये क्वेश्चन को सिर्फ ये लिखता हूँ, कहता हूँ व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस। क्योंकि जो ये डेटा मेंशन किया होता सवाल में यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में लिखा हुआ है, तो क्यों मैं इसको लिखूं? तो पीपीटी में तो लिखा हुआ है, ऐसे लिखवाना होता तो मैं सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज फाइंड एक्सेलरेशन, काफी ठीक है। सेम सवाल देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सवाल बदला भी है, सेम बस इतना अंतर है। 200 प्लस 120। हाँ, तो क्या आएगा? 320 upon 20 66। अच्छा 60 मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं।
320/20 इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ चेंज कर दो, यहाँ 16 कर दो किसी ऑप्शन को, क्या दिखेगा? नहीं, समझ में आ गया लेफ्ट राइट का फंडा। अब यार जब भी जाएगा स्प्रिंग के अलोंग जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगा। अगर स्प्रिंग ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट जैसे ही ऊपर नीचे हो गया ना वेट भी आ जाएगा, तो थोड़ा एक नया फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। बट ये एक फिक्स फॉर्मेट है सवालों का जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी लोग ट्राई करो बेटा, ऑनलाइन कितना आया बताइए। अच्छा, मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये कर दिया था, सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज किया था, ऑप्शन चेंज नहीं किया था, तो ऑप्शन चेंज होगा। 16 मीटर पर 16 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। पर सेकेंड इज स्क्वायर 16, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, अगर 10 केजी वाले की बात करें तो 10 केजी वाले से शुरुआत उसी से करते हैं जो अकेले उसके इन्फ्लुएंस में चले, तभी स्प्रिंग फोर्स में पता चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा ना। तो अगर मैं 10 केजी वाले ब्लॉक को ले लूं, तो 10 केजी वाले ब्लॉक को ले लो, तो 10 केजी वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, किधर एक्सेलरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला 2 ब्लॉक है, ये मासलेस स्प्रिंग है, 200 न्यूटन फोर्स लगा 20 केजी पे, सर्टेन इनफैक्ट एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट। तो ये 10 केजी, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है और कितना है 12। तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग फोर्स भी इधर ही होगा, और दिस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे आ जाओ, जब इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर होगा तो इस पे, क्योंकि ये हर बार होता है बिना सोचे, एक मेरा तो दूसरा लिख दो, है ना, वो होना ही है। तो 20 केजी वाले ब्लॉक पे ले लो, 20 केजी वाले ब्लॉक की अगर बात करोगे तो इसका एक्सेलरेशन ए मान लो, क्या मिल रहा है बेटा, आगे वाला फोर्स ये भी है, आगे वाला फोर्स ये भी, दोनों ही धक्का देंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 200 प्लस 120 अपॉन 20, मतलब 320/2, मतलब 20, 320/20, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 16 क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है, ठीक है, डायरेक्टली आपको बताता है। स्प्रिंग फोर्स में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। आगे बढ़े, अब एक नया छोटा सा टॉपिक विच इज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस, ऑल्दो हम पीछे कर चुके हैं स्प्रिंग बैलेंस, नहीं तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, वही जो पीछे करा। मान लो यहाँ पे हमने क्या करा, इस तरीके का सिचुएशन था, यहाँ पे एक स्प्रिंग था, ये एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग को हम क्या कर देते हैं, एक केस के अंदर बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, यही स्प्रिंग बैलेंस। यही वो जो मैंने ब्लैक कलर का बताया था, जो छोटा सा वो लेके घूमते हुए, ऐसा ही है, एक हुक ऊपर रहता है और एक हुक नीचे रहता है, और यहाँ पे क्या एक हुक लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। इसी हुक में सिलेंडर को टांग करके और हम क्या कर देते हैं, सिंपली, तो हम हुक नहीं दिखा रहे, मास दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लटका हुआ है, यहाँ पे हुक लगा हुआ था, जिसमें हमने एक मास को क्या कर दिया, लटका दिया। जब आप इस मास को लटकाएंगे तो ये क्या करेगा, ये मास नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, एंड दैट विल बी mg, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन कह सकते हो या स्प्रिंग फोर्स कह सकते हो। ये टेंशन स्प्रिंग में आने वाला फोर्स है ना, है ना। टेंशन भी तो एक फोर्स है जो धागे में या उसमें रिस्टोर करने के लिए आ गया, तो हम टेंशन कह सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। टेंशन इन स्प्रिंग कई बार कह दिया जाता है, टेंशन इन स्प्रिंग अलग है, टेंशन इन स्प्रिंग दैट मीन्स स्प्रिंग। क्लियर है बेटा। तो असल में अब जो ये टेंशन यहाँ आया वही तो स्प्रिंग फोर्स है। ये स्प्रिंग बैलेंस वास्तव में क्या करता है, इसी टेंशन के मैग्नीट्यूड को रीड करता है, मतलब रीड अलग करता है बट मेजर क्या करता है, इसी टेंशन को मेजर करता है। बट रीडिंग कैसे निकली होती है, रीडिंग वो न्यूटन में नहीं देता, वो केजी में देता है। तो रीडिंग उसकी ऐसे कैलिब्रेट करी गई है कि वो 10 से डिवाइड करके, जी से डिवाइड करके, इनफैक्ट अगर हम बहुत स्पेसिफिक बात करें तो टू बी प्रिसाइज, तो क्या करता है, जी से डिवाइड करके, क्योंकि न्यूटन को जी से डिवाइड कर दोगे तो केजीएफ में मिल जाएगा, तो वो केजीएफ में देता। तभी तो हम कहते हैं 30 केजी है, 28 केजी है स्प्रिंग बैलेंस। हम कहते हैं मास मेजर कर रहा है, बट असल में वो मास मेजर क्या मेजर करता है, वो स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है, जो रीड मास के टर्म में करता है 10 से भाग देके।
जैसे पीछे हमने कहा था ना कि पेंटर का वेट 1000 न्यूटन है, तो हमने कह दिया कि मास उसका 100 केजी है। ऐसे ये 1000 आता है तो वो 1000 कहता नहीं है, वो 100 पड़ता है, हमें पता चलेगा कि वो मास है। क्लियर है? जो मेजर कर रहा है और जो घर में सिलेंडर, उसको फिजिक्स सबको थोड़ी आती है, तो रीड किया, ठीक है मास है, बट असलियत उसकी क्या है, समझ में बात है? ये असलियत ऐसा नहीं होता तो क्या होता या न, क्यों ऐसा हम ज्यादा स्पेसिफिकली कहेंगे वो भी हम देख लेंगे, बट ये समझ में आया? नोट कर लो। फिर लिख लेंगे स्प्रिंग बैलेंस। क्या हो रहा है, ठंड लग रही है? बंद कर लो। स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली मेजर्स, क्या मेजर करता है बेटा? स्प्रिंग को, या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन। इन स्प्रिंग, इसी को आप स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं। जो mg को बैलेंस करके टेंशन डेवलप हुआ ना, वही वो मेजर करता है। मेजर करता है लेकिन हमें वो नहीं दिखाता, वो छुपा लेता है, दिखाता कुछ अलग है। तो रीडिंग, ये मेजर तो ये करेगा, बट इसकी रीडिंग जो आती है बेटा, वो रीडिंग कितनी आती है? डिवाइडेड बाई जी। तो रीडिंग जो आएगा, दिस रीडिंग इज इक्वल टू टेंशन, या इसी टेंशन को हम स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई। क्लियर है? yes. देखो अब ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये क्या है, ये टेंशन या स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाई जी, और जब ये जी से डिवाइड कर दोगे तो ये असलियत में किस में आ जाएगा? केजी। किस में आ जाएगा? केजी। अगर मास लिखोगे तो केजी, अगर फोर्स बताना हो तो केजी फोर्स। ठीक है? जैसे 20 केजी अगर मास कहना हो तो, और फोर्स कहना तो 20 किलोग्राम फोर्स। इसका मतलब 9.8 से या 10 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आता है? अब आपको ये तो पता ही है कि कैसे निकलेगा, नहीं मालूम है क्या? अगर मैं पूछ लूं कि कितना रीड करेगा अगर मास 10 केजी है, तो ठीक है, 10 जी जो है वही हमारा टेंशन, वही उसकी रीडिंग। अगर ऑप्शन में न्यूटन में दिया है तो हम 10 जी यानी 100 लिखेंगे, ऑप्शन में केजी में दिया है तो हम 10। तो ऑप्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि कई बार दोनों चीजें पूछी जाती है। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन डिसाइड करता है मेनली कि रीडिंग बताओ। तो ये नहीं कि रीडिंग हमेशा यही होगा, नहीं, वो ऑप्शन डिसाइड करता है। बट असलियत प्रैक्टिकली क्या होता है, मैंने उसकी बात करी। हो सकता है आपसे कहा जाए रीडिंग बताओ और वो न्यूटन में दिया हो, तो ये नहीं दिमाग लगाना है सर ने तो बताया था रीडिंग बाई जी हमेशा केजी होता है, नहीं, क्या पता वो कैलिब्रेशन में जी से डिवाइड किया ही ना हो। जो घरों में हम यूज करते हैं वो हमारा केजी में डिवाइड करके मतलब आता है ना, बट ऑप्शन डिसाइड कर रहा है, ऑप्शन क्या कहना है कि नहीं हमको न्यूटन में बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन में बताओ। क्लियर है बेटा? देखिए इसके सवाल कैसे बनते हैं। हालांकि हमने सवाल पीछे ऑलरेडी कर लिया है ना, सिर्फ ये नहीं पता था कि इसका नाम क्या है या इसको कहते क्या है, इतना ही तो था। चलो एक बार सबको समझ में आया क्या बेटा ऑनलाइन? यस सर। ये जो टेंशन कह रहे हैं तो इससे आपको घबराना नहीं है कि सर ये क्या बात हुई, स्ट्रिंग में भी टेंशन, स्प्रिंग में भी टेंशन। ये टेंशन इन स्प्रिंग को हम स्प्रिंग फोर्स कह सकते हैं, आप चाहे तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम बात है। चलिए नेक्स्ट, यही सवाल। कुछ नहीं कहा गया स्प्रिंग के बारे में, तो स्प्रिंग को कैसा मानेंगे? मास फोर्स। कैसा मानेंगे? इसलिए तो हर जगह स्प्रिंग के भी स्प्रिंग फोर्स सेम होता है, टेंशन सेम होता है। क्लियर है? ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में, कई एग्जाम में इनफैक्ट पूछे हुए हैं। वहां पे बोला था, ऑप्शन था कि S1 ज्यादा रीड करेगा और दूसरा था S2 ज्यादा रीड करेगा, तीसरा था दोनों बराबर रीड करेंगे और चौथा कुछ ऐसे ही।
कितना करेंगे? न्यूटन में बता दो या केजी बता दो, आपकी मर्जी। ध्यान रखना, अगर आप न्यूटन में बताना चाहते हैं तो जी से डिवाइड मत करना, मास केजी में बताना चाहते हो तो जी से डिवाइड करके बताना, है ना? दोनों दिया जाता है ऑप्शन से। हाँ बेटा, देखो क्या इसके ऊपर हमारा जो फोर्स है वो mg है। Yes, sir. यहाँ पे अगर एक स्प्रिंग टेंशन चलो T मान लो, Yes, sir. और यहाँ पे Sir, T. हाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं, अभी तो नहीं पता, तो हम पहले कैसे लिखते हैं देख सकते हैं। अभी अगर मैं इस m की बात करूं, एक एक FBD बनाऊं, अगर मैं m की बात करूं, मास की बात करूं, तो ये मास m है, इस मास पे नीचे वाला फोर्स क्या है और ऊपर वाला फोर्स क्या है, और क्या ये इक्विलिब्रियम है? तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो T इज इक्वल टू, यही तो ये रीड करेगा जो इसमें टेंशन आया। फिर अब आ जाओ ये वाला S2 की बात कर लो, यहाँ पे हमारा S2 है, ये S2 है, कोई भी ले लो, नीचे वाला ले लेते हैं, S2 ही तो दिया है नीचे वाले को, नहीं है क्या? तो कोई भी ले लो, यही है, तो S1 ले लेते हैं, सॉरी S2 ले लेते हैं। S2 के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है और ऊपर की तरफ क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? इक्विलिब्रियम में। तो क्या T डैश और T बराबर है? Yes, sir. तो क्या हमारा T डैश इज इक्वल टू T इज इक्वल टू mg? Yes, sir. अगर आप यहाँ जाना चाहें S1 के ऊपर, तो S1 के ऊपर अगर यहाँ T डैश है तो यहाँ पे T डबल डैश होगा, Yes, sir. ये भी एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो नीचे की तरफ T डैश और ऊपर की तरफ T डबल डैश मतलब mg। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी रीडिंग T और इसकी रीडिंग T डैश दोनों ही mg के बराबर? Yes. तो रीडिंग ऑफ S1 mg, mg. क्लियर है? तो अगर आप रीडिंग्स की बात करेंगे, रीडिंग्स ऑफ S1 एंड S2 दोनों की रीडिंग क्या है? mg. जो उसमें टेंशन आया वही तो रीडिंग होगी बेटा। नहीं, अगर न्यूटन में लिखना है तो mg न्यूटन लिख लो, है ना? Yes. और mkg. mkg दैट विल बी डिसाइडेड बाय ऑप्शन। बट जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो केजी में करता है तो जी से डिवाइड कर लिया जाता है। बट आपके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो क्या है, ऑप्शन में डिपेंड करेगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर यहाँ पे जी से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, अगर मैं न्यूटन में लिखना चाहूँ तो mg होगा, मास लिखना चाहूँ तो डिवाइड करेंगे। यस सर। वो तो ऑप्शन डिसाइड करेगा ना। कई बार एग्जामिनर चाहता है कि नहीं आप वेट ही बता दो, टेंशन ही बता दो, तो न्यूटन लिखा होगा फिर, है ना? क्लियर है? ये जब सवाल आया था इसमें पूछा हुआ था कि S1 की रीडिंग ज्यादा होगी, S2 की ज्यादा होगी, दोनों बराबर होगी और एक और ऐसे कुछ ऑप्शन था, ठीक है? यहाँ पे अगर कोई मास लटका दोगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ ये खींचेगा, इसको दोनों मिलके खींचेंगे। वही धागे भी तो था, ऐसा नहीं था क्या? तो धागा ही एक तरफ से मान लो जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो अपने आप को जितना टाइट, जितना स्ट्रेच करना था करके बैलेंस कर चुके। क्लियर है? ये आप कहानी बहुत क्लियर है। पहले इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे तो एक्सेलरेट करेंगे, इसमें टेंशन आएगा, फिर इसमें टेंशन आएगा, उसको ये रीड करेगा। और ये अगर टी आया, ये टी आया तो ये 2t होता है, याद करो, कराया था, याद आया पुली पे। तो आप ये टेंशन, इसको थोड़ी ये रीड कर लेगा यार, इसमें जो टेंशन आया वो रीड करेगा ना बेटा। तो पहले आप ट्राई करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये इसके नीचे वाला एटूड मशीन है तो पहले इसको सॉल्व करोगे, टी निकालोगे, फिर यहाँ पे टी टेंशन निकालोगे। क्लियर है?
बहुत कॉमन सवाल जिसमें जी इफेक्टिव जैसा कोई टर्म देखने को मिलता है। हाँ बेटा क्या बोला? इन स्टेशनरी लिफ्ट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 50 न्यूटन। मतलब ये असल में टेंशन दे दिया है ना। अगर मास निकालना है तो आप जी से डिवाइड करिए, 5 kg हो जाएगा। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इफ लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर कह रहे हैं मूविंग अप विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो बताओ, अगर रीडिंग 50 न्यूटन है तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू mg। तो अगर आप रीडिंग की बात करें, मास की बात करें, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मास इज इक्वल टू जो रीडिंग थी दैट डिवाइडेड बाय g, यानी 5 kg। तो असलियत में उसका मास कितना है? 5 kg। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ए पार्ट, अगर मैं ये लिफ्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आगे हम एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे एक लिफ्ट है और लिफ्ट में ये मास है और ये मास कितना है, और ये लिफ्ट क्या कर रहा है? लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। इसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? हाँ, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मतलब तो कांस्टेंट ही है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसके अंदर ये स्प्रिंग बैलेंस है, मैंने स्प्रिंग बना के छोड़ दिया, आप चाहे तो उसको केस के अंदर बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है? अगर मैं एफबीडी इस मास की बनाने की कोशिश करूं तो ये जो मास है, इस मास का अपना क्या होगा? नीचे की तरफ वेट होगा, ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग फोर्स या उसमें लगने वाला टेंशन होगा। क्या ये कहीं एक्सेलरेट कर रहा है? अगर इसका कहीं एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या ऊपर वाला और नीचे वाले फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अगर एक ऊपर और नीचे वाले फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे मतलब T इज इक्वल टू mg मतलब 50 न्यूटन। तो अगर लिफ्ट हमारा स्टेशनरी रहे या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो mg ही रीड करता है, जिसको कहते हैं एक्चुअल वेट। क्या कहते हैं? क्लियर है? mg एक्चुअल वेट है, डिवाइड कर लोगे तो उसका मास ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब कह रहा है कि बी पार्ट। हाँ सर, यहाँ पे जब एक्सेलरेशन 0 तो वो mg भी 0 है। अरे एक्सेलरेशन 0 से mg मास पे डिपेंड करता है या एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है? फिर तो हम अगर जमीन पे खड़े हैं तो हमारा वेट ही नहीं होगा, क्योंकि हम जमीन में धंस नहीं रहे। नो सर, ऐसा होता है क्या? समझ गए? चलो सेकंड पार्ट, बी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? अगर बी पार्ट में मैं कह दूं कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट में ये जो बंधा हुआ है, लिफ्ट में ये जो बंधा हुआ है ये एक्सेलरेट, लिफ्ट किधर एक्सेलरेट कर रहा है? बी पार्ट में अपवर्ड कर रहा है। किधर कर रहा है? तो अगर मैं इसको ले लूं, ये इसके ऊपर ये जो मास लगा हुआ है ये m, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अब जमीन पे खड़ा होकर हम देखेंगे
देखेंगे? जमीन पे खड़ा होकर देखेंगे तो क्या लिफ्ट में होने वाली सब कुछ उसी लिफ्ट के साथ चलती है? तो अगर हम जमीन पे खड़ा होकर देखेंगे तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ये ब्लॉक है, इस बॉडी का वेट है नीचे की तरफ, और टेंशन जो स्प्रिंग फोर्स कह सकते हो आप, एफएस लिख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो कौन ज्यादा होगा बेटा जमीन से देखने से? T। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी, तो T इज इक्वल टू mg प्लस ma, यानी mg प्लस a। इस g प्लस a को हम g इफेक्टिव कह देते हैं अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो। ये रट जाओगे, जब कभी भी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कराओ तो g इफेक्टिव g प्लस a ली जाएगी, ठीक है? तो टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? टेंशन इज इक्वल टू मास तो 5 था ही, यहाँ पे 10 प्लस 5 यानी कितना? 75 न्यूटन, ठीक है? यानी मास कितना हो जाएगा? 7.5 kg ये रीड करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट में बैठते हमारे हाथ पैर छोटे हो जाए या बड़े हो जाए, ज्यादा मास या कम मास, ऐसा होता है क्या? मास क्या होता है? मास तो क्वांटिटी है जिससे मिलकर हम बने हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि लिफ्ट में हम बैठे और लिफ्ट ऊपर गया तो हम मोटे हो गए, लिफ्ट नीचे आया तो हम पतले हो गए, ऐसा होता है क्या? इसका मतलब ये असल में मास नहीं रीड करता है, वेट। और ये एपरेंट वेट कहते हैं इसको, असलियत में ये नहीं है। इसको क्या कहते हैं? भारी महसूस होता है, वास्तव में उसका वेट mg है। क्लियर है बेटा? आगे ये टर्म आपको बहुत जगह मिलेंगे। ऐसे ही लिफ्ट में वेट मशीन रखो और तुम उसमें बैठो, तो वेट मशीन और तुम क्या करते हो? नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है वो मेजर करता है वेट मशीन, आपका मास मेजर नहीं करता, वो तो जी से डिवाइड करके रीड करता है। जो बताया ना 10,000 हो जाए तो अब लिफ्ट में उसको कर लो और लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट करा लो, तो देखोगे आपका वेट बढ़ जाएगा, नीचे घट जाएगा। गलती से लिफ्ट टूट गया और तुम उस पर खड़े हो तो नॉर्मल लगेगा ही नहीं, वो 0 रीड करेगा। इसका मतलब तो तुम्हारा मास ही खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता। वो रीड करता है आपका वेट, जो गलत वो उस पे आ रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिसको हम एपरेंट वेट कहते हैं, वो एक्चुअल वेट नहीं है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाए? ये लिफ्ट है, अब कह रहा है लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इसके साथ जो बधा हुआ मास है वो भी क्या करेगा? बाहर से हम देख रहे हैं तो हमें नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। तो अगर आप इस मास के फोर्स को बैलेंस करोगे तो इधर की तरफ आपका टेंशन है जो ये रीड करेगा, इधर की तरफ आपका mg है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a, मतलब mg ज्यादा, तो mg माइनस t इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू mg माइनस, ये होता है g इफेक्टिव, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसकी t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 25 न्यूटन, यानी 2.5 kg। तो अगर लिफ्ट रुका हुआ था तो 5 kg, ऊपर जाते हुए लिफ्ट में अगर हम सिलेंडर को नापेंगे तो उसका मास बढ़ता हुआ दिखेगा और नीचे आते हुए नापेंगे तो घटता हुआ दिखेगा। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? तो इसको कहते हैं एपरेंट वेट। इसलिए मास मेजर नहीं करता, ये टेंशन मेजर करता है जो एक्सेलरेशन के साथ वेरी करता है। कोई डाउट? क्लियर है बेटा? बोलो ऑनलाइन, बोलिए, बोल दो बेटा। यस सर। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना? बट ये एक सवाल है, सिंपल सा सवाल, ये आप ट्राई करके आएंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जो अगले में पढ़ेंगे, बट इसको चलो अभी कर, क्या कह रहा है? सेम है जो अभी करा उसी लॉजिक के ऊपर। एक्चुअल वेट कितना है? अब देखो, असलियत में वेट तो हमारा फोर्स है ना? ग्रेविटेशन पढ़ते थे 9th में कि वेट और मास में डिफरेंस, बट यहाँ वेट लिखा, यहाँ केजी लिखा, समझ रहे हो ना? तो हम एकदम लिटरल मीनिंग पे जब उस चैप्टर में जाते हैं तो जाते हैं, बट यहाँ पे जब वेट कह के केजी लिख दिया तो वो मास के लिए कह रहा है।
असलियत में मास अलग होता है, बट वो सेंस समझना ज्यादा जरूरी होता है फिजिक्स में। एकदम हम लिटरल मीनिंग पे नहीं जाते, कई बार यूनिट कई चीजें डिसाइड करता है। ठीक है, एक्चुअल वेट कितना है बेटा 1 kg 120, और एपरेंट या जो रीड कर रहा है वो कितना है? तो लिफ्ट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो नीचे जाने में वेट घट जाता है, ऊपर जाने में वेट। और अगर एक्सेलरेट बिना एक्सेलरेशन के चल रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो सेम रहता है, रुके हुए पे तो सेम रहेगा। ठीक, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर? तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना तो क्लियर हो गया कि सर ये एलिवेटर कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है डाउनवर्ड्स। तो ये यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन है, यहाँ पे है मास m और ये जा रहा है नीचे की तरफ, और ये कितना है? a, जो कि नहीं पता। अगर आप मास m की बात करेंगे तो इसका मास कितना दिया है? एक्चुअल मास, तो नीचे की तरफ 120 g, ऊपर की तरफ, और ये रीड करने वाला वैल्यू है तो दिस विल बी, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। आप डायरेक्टली कर सकते थे, दिस इज इक्वल टू सॉरी mg माइनस ma करके कर लेते हैं, मास हमको दिया ही हुआ है नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से हो जाएगा नीचे वाला फोर्स 120 g माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू ma। मास कितना? इंटू a। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 40 g 120, यानी g बाई, ऐसे ही कुछ आएगा। g बाई 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 बाई 3 मतलब 3.3, यही आएगा। ऐसा कुछ आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही अगर कहा होता कि ये 120 से ज्यादा है मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता। एपरेंट वेट जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो बढ़ जाता है, लिफ्ट नीचे आता है तो घट जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप डायरेक्टली जा सकते थे, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस ma, ऐसे भी जा सकते थे। क्लियर है? ध्यान रखें, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की कहानी यही खत्म करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और उसके आगे की चीजें, न्यूटन्स थर्ड लॉ बाकी है अभी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑल्दो उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलते, 1-2 सवाल देखेंगे। और फिर एक नया टर्म सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। फिर एक वेज प्रॉब्लम या कॉन्स्टेंट मोशन होता है। 1-2 लेक्चर और लगेंगे चैप्टर कंप्लीट होने में, उसके बाद हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन। क्लियर है? चलो, थैंक यू।